ने भारत को बहुत मजबूती के साथ एक बड़े से संकट में डाल दिया है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाया है, अब वो एक खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ट्रंप की तरफ से जो कुछ आवाज आ रही है वो तो आ ही रही है। इसके अलावा ट्रंप के एक बड़े सलाहकार हैं, बल्कि ये कहें कि उनके जो ट्रेड या व्यापार सलाहकार है पीटर नवारे, उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा हमला न केवल भारत सरकार के ऊपर किया है, बल्कि भारत सरकार से जुड़े हुए और भारत के एक बड़े तेल लॉबी, बल्कि नाम ले अगर मैं तो अंबानी पर भी एक बड़ा हमला किया है। 9 ट्वीट्स उन्होंने फिलहाल किए हैं अपने एक्स का जो अकाउंट है उसके ऊपर, और ये 9 के 9 ट्वीट्स अगर आप ध्यान से पढ़े तो ऐसा लगता है जैसे या तो किसी खुंदक में ये ट्वीट किए गए हैं, या फिर ऐसा लगता है कोई सबक सिखाने के लिए ट्वीट किया गया है, या कोई गहरा संदेश भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को देने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अंबानी परिवार को भी एक बड़ा संदेश दिया जाए। हालांकि इस ट्वीट में कहीं भी उन्होंने अंबानी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से, जिस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका इशारा और उनका निशाना किस तरफ है। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें तो ट्वीट्स आपको साफ दिखाई पड़ेंगे। जो ट्वीट्स हैं पीटर नवारे, जैसे उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स 50% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स आर नाउ इन इफेक्ट। दिस इजंट जस्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया है, जिससे भारत में 10 करोड़ नौकरियां खतरे में पड़ चुकी हैं, जबकि 2 करोड़ नौकरियां तो जा भी चुकी है, अभी आगे और भी जाती जाएगी। दोस्तों बड़ी बात यह है कि अब मोदी भी कर्जा और दोस्तों भीख मांगने जापान, कोरिया चला गया है। जापान से वो कर्जा लेगा, उसके बाद कोरिया से भी कर्जा लेगा। वो यूरोपियन यूनियन भी जाना चाहता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी ट्रम्प की बात मानती है। वो भी क्या भारत की मदद कर पाएगी ट्रेड को लेकर, क्योंकि दोस्तों अब भारत की बारी आ गई है डंपिंग की। आप खुश हो जाइए क्योंकि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, नहीं तो भारत भी पाकिस्तान में अपना माल डंप करता, जिससे दोस्तों हमारी मईशत भी खतरे में पड़ जाती। चाइना में वो डंप नहीं कर सकता क्योंकि चाइना तो खुद दुनिया में डंपिंग करता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ट्रम्प टैरिफ की वजह से वो अमेरिका नहीं जा सकता, यूरोपियन यूनियन भी दोस्तों उससे किनारा कर रहे हैं। तो अब भारत डंपिंग पर आ गया है, वो बांग्लादेश में डंपिंग करेगा, नेपाल और भूटान में डंपिंग करेगा, और दोस्तों मालदीव और फिर श्रीलंका में भी वो डंपिंग करके उनकी मईशत को भी तबाह करेगा। इससे ट्रम्प टैरिफ से अब पूरी दुनिया भारत से दूर होती जा रही है, क्योंकि अब भारत दोस्तों वो घायल कुत्ते की तरह हो गया है जो खुद तो कट चुका है और वो दूसरे को भी काटना शुरू करने वाला है। बहुत अहम ट्रेड एडवाइजर है प्रेसिडेंट ट्रम्प। देखिए जिस प्रकार से हमारे देश आज की डेट में मोदी भक्त और मोदी विरोधियों के बीच में एक जो जंग छिड़ी हुई है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी ट्रम्प भक्त और ट्रम्प विरोधियों के बीच में एक जंग छिड़ी हुई है। नवारे साहब जो है वो पूर्ण रूप से बिल्कुल ट्रम्प भक्त है। यदि वो ये बात रखते हैं तो आप ये मान के चले आशुतोष कि ये नवारे नहीं कह रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से कहा जा रहा है। इसलिए मैंने नवारे साहब की ट्वीट पर मैंने भी कुछ ट्वीट डाले, और हमने अपने प्लेटफॉर्म्स Queries.in पे अभी हमने इस पे एक वीडियो भी हमने बनाया है, जिसमें हम यही आर्ग्यू कर रहे हैं कि क्या ये जो पूरी अब बातचीत चल रही है, क्या ये अब 2 से 3 व्यक्तियों के बीच एक ईगो की लड़ाई हो गई है, क्या एक दम्भ की, अहम की लड़ाई हो गई है क्या? ये हम टैरिफ वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कौन किस बिजनेस में है, किस बिजनेसमैन का किससे क्या लिंक, दोस्ती है, दुश्मनी है, क्या डील बन सकती है। अब आप विशुद्ध, अब आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, आप 2 देशों के बीच की टैरिफ की बात नहीं। ये जो सेंटेंस यूज किया है, द बिग ऑयल लॉबी हैज टर्न्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया इनटू a massive refining hub and oil money laundromat for the Kremlin. It's a very strong word. ये big oil lobby कौन है? देखिए, और न सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड, आप देखें कि जो चित्रावली का भी जो प्रयोग किया जा रहा है, उन्होंने अपने जो 8-9 ट्वीट उन्होंने डाले हैं, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली एक जगह उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने तस्वीर डाली। बात वो भले ही प्रधानमंत्री की और भारत की लगातार करे। देखिए आशुतोष, ये देश का बच्चा जानता है कि भारत में यदि ऑयल ट्रेड की, ऑयल डिप्लोमेसी की आप बात करेंगे तो उसमें फहरिस्त नंबर 1 से लेकर फहरिस्त नंबर 10 तक उसमें सिर्फ एक ही परिवार आता है, और वो है अंबानी। और इस बात की चर्चा बहुत लंबे समय से हुई है कि जब ये रशिया यूक्रेन के बीच जब से युद्ध छिड़ा है, उसमें एक किसी ग्रुप ने उसमें भारी मुनाफा कमाया। अब जिसने मुनाफा कमाया, इसको लेकर देखिए बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फाइनेंशियल टाइम्स देखें, आप अलग अलग अखबार देखें,
बहुत इसमें भारी रिपोर्टाज भी हुई है। ये भी कुछ बताया जाता है कि प्रतिदिन जो मुनाफा जो कमाया जा रहा था अंबानी समूह द्वारा इस पूरे बिजनेस में करीबन $2 मिलियन, ऐसा बताया जाता है कि $2 मिलियन प्रतिदिन का मुनाफा कमा रहे थे। इसलिए मुझको डर अब ये है, मुझको जो शंका है वो ये हो रही है कि ये सब इसलिए बोला जा रहा है कि क्या मुकेश अंबानी के ऊपर क्या दबाव बनाया जाए। हम बात कर रहे थे कि भारत को इस टैरिफ की नीति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन अब हम बात ये कर रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मुकेश अंबानी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम ये माने कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो वनतारा जो प्राइवेट जो जंगल एक प्रकार का जो बनाया गया है अंबानी परिवार द्वारा, क्या ये सब की एक अलग कहानी का हिस्सा है? ये सब वाजिब सवाल हैं जो आज की डेट में हमें अपने दर्शकों के सामने रखने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बट ये तो लेजिटिमेट बिजनेस है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक समय था जब भारत रूस से 1% या 2% ही ऑयल रूस से इंपोर्ट करता था। आज की तारीख में भारत की जो ऑयल की जो जरूरत है, हम 80% तकरीबन हम दुनिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और उसका जो 30 to 40% है वो हम रूस से लेते हैं। यानी 1% 2% से बढ़कर 30-40% हो गया है। और ये जो 30-40% हो गया है, उस पर अमेरिका का ये कहना है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम भारत में रिफाइन करके रिफाइनरी प्रोडक्ट के तौर पर दुनिया को हम सेल करते हैं, और उसमें एक बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी और अंबानी परिवार का है। इट्स ए लेजिटिमेट बिजनेस। अगर लेजिटिमेट बिजनेस है, हमको इलेजिटिमेट काम तो कर नहीं रहे, अंबानी कर रहे हैं, भारत कर रहे हैं। हम वहां से ऑयल ले रहे हैं, उसको अपने रिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद दुनिया के दूसरे मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। इस पर ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए? देखिए, नवारो का जो ट्वीट्स जो उन्होंने डाले हैं वो क्या दिखा, वो ये दिखाता है कि बात ये वो जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो तेल आप ले रहे हैं रशिया से, और फिर आप उस तेल को हाई सीज पे ही आप उसको रिफाइन करके आप उसको आगे बेच दे रहे हैं दूसरे देशों को। दूसरे देशों में जो पैसा आ रहा है उसका एक हिस्सा उस कंपनी के पास जाता है जो कि ये कंपनी सारा बिजनेस कर रही है, और एक हिस्सा क्रेमलिन यानी पुतिन के पास जाता है, यानी रशियन सरकार के पास जाता है, और फिर रशियन सरकार उस पैसे से यूक्रेन वासियों के ऊपर हमला बोलती है। ऐसा नवारे साहब कहने का प्रयास कर रहे हैं। समस्या नवारे साहब के इस पूरे आर्ग्यूमेंट में देखिए आशुतोष ये है कि आप जिस देश की बात करें, अमेरिका, भाई अमेरिकन राजनीति को यदि आप देखें, मैं बहुत लंबे समय तक से देख रहा हूं अमेरिकी राजनीति। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे राष्ट्रपति हैं, उनका तो खुद का बिजनेस है ट्रंप टावर्स। भारत में कितने बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट डोनाल्ड ट्रंप का है, ये भी सबको पता है। अमेरिका में राजनीति और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से वैसा जुड़ाव आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये आप अब जो भारत के ऊपर आरोप लग रहा है, ऑयल टाइटन, ऑयल एनर्जी टाइटन्स जो हैं, एक या दो ही हमारे देश में ऑयल एनर्जी टाइटन्स यदि आप देखें, और वो पॉलिटिकली कनेक्टेड है। अमेरिका की तो पॉलिटिक्स ही बिजनेस है, और पॉलिटिक्स इन अमेरिका इज बिजनेस, मे बी सम बिजनेस इन इंडिया इज पॉलिटिक्स। ये सच्चाई है। तो ये तो मैं कहूंगा एक प्रकार से अमेरिका का एक दोगलापन है, राजनीतिक दोगलापन है कि आप चूंकि अमेरिका से नहीं ले रहे, आप रशिया से ले रहे हैं, इसलिए आप गलत कर रहे हैं। क्या हम ये माने कि अगर भारत रशिया से मान लीजिए तेल लेना बंद करके अमेरिका से तेल लेना शुरू, तो फिर सब ठीक है, तब कोई दिक्कत? ये इससे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि ये ना अब मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस डील, अमेरिका में कौन सी वो कंपनी है जो ऑयल के क्षेत्र में हावी है, भारत में वो कौन सी कंपनी है जो ऑयल के क्षेत्र में हावी है, तो क्या आम पिकअप चल रही है कि कौन सी कंपनी किसके साथ तेल का व्यापार करेगी, और उसका खामियाजा हम और आप भारतवासी भुगतेंगे। ये तो बड़ी अजीब घटना है। बिल्कुल, ये इसलिए भी थोड़ा सा आयरॉनिकल है क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो रूस का है, यूरोप में भी काफी देशों में जाता है। अमेरिका या नवारो यूरोपियन कंट्रीज पर इस तरीके से आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन भारत के ऊपर खुले तौर पर आरोप लगा रहे। जब वो कहते हैं क्रेमलिन का लैंड्रोमेट फॉर द क्रेमलिन, वो क्या कहना चाहते हैं? इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या आप? जी देखिए, लॉन्ड्रोमैट का एक पिक्चर भी बनी है नेटफ्लिक्स पे, लॉन्ड्रोमैट के नाम से, जिसमें यह दिखाया गया है, पूरी एक वेब सीरीज भी, कि किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पैसे की लॉन्ड्रिंग, यानी आप व्हाइट को ब्लैक में, ब्लैक को व्हाइट में, चेक को कैश में, कैश को चेक में, आप किस प्रकार से करते हैं, ये उसकी बात। स्पष्ट जो आरोप नवारो साहब लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि चूंकि रशिया के ऊपर, रशियन तेल के ऊपर, रशिया से बिजनेस करने के ऊपर देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं, उन सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए क्रेमलिन ने, यानी रशिया ने, यानी पुतिन साहब ने, रशिया के राष्ट्रपति ने भारत से एक संधि की, एक डील की। उस डील में चूंकि आप सरकार के साथ आप वो डील कर नहीं सकते, तो आपने एक बड़े ऑयल जो कंपनी है, आपने उसको आगे कर दिया, जिसका आप नाम ले रहे हैं अभी अंबानी, आपने उनके परिवार को आपने आगे कर दिया, उनके समूह को आगे कर दिया। अब बिजनेस कौन कर रहा है रशिया के साथ? एक
एक निजी एक समूह, लेकिन वो निजी समूह की चूंकि भाई भारत में उन लोगों का एक उनकी जो चर्चा है, उनका परचम लहराता है, उनके कनेक्शंस, उनके नेटवर्क सबके सामने, क्या हम ये माने कि नवारे साहब ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अंबानी परिवार को, अंबानी के बिजनेस को यूज किया गया ताकि रशिया को पैसा वो वापस दिया जाए, और रशिया को वो पैसा मिला जो रशिया संभवतः बाकी देशों से खुले तौर पर नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो इस रूट से ले रहा था। यही जो प्रक्रिया, जो प्रणाली है, इसको लॉन्ड्रोमैट अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग का नाम नवारे साहब दे। और पूरा जो ट्विस्ट उन्होंने दिया इसके ट्वीट के पहले, जो आज के अखबारों में सब जगह छपी हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि ये दरअसल यूक्रेन का जो वॉर है ये मोदी वॉर है। मतलब अभी तक बातचीत पुतिन पर हो रही थी कि पुतिन एग्रेसिव है, वो अब मोदी वार कहां से हो गया ये? देखिए, आपको ध्यान होगा आशुतोष की 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक वीडियो और मीम आया था कि पापा ने वॉर रुकवा दी, रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर रुकवा दी। तो उस वक्त उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, कांग्रेस ने बोला देखो ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। अब जब रशियन एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही कह रहा है कि भाई भारत, मतलब हमारा आज की डेट में हमारा इतना वर्चस्व हमारा बढ़ गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम वॉर शुरू भी कर सकते हैं, हम खत्म भी कर सकते हैं, हम तेल बेच रहे हैं सबको, हम रशिया से हम तेल ले रहे हैं। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री खुद गए भी थे, यूक्रेन गए भी थे, वो वहां पे ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात भी हुई थी, और प्रधानमंत्री ने एलानिया तौर पे कहा था, रशियन राष्ट्रपति को उन्होंने कहा था कि भाई आप, ये समय नहीं है, ये समय युद्ध का नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने ये बात रखी थी उस वक्त उनका बड़ा माहौल उड़ाया गया था, बड़ा मजाक उड़ाया गया था। लेकिन आज की तारीख में आप देखें तो नवारो साहब खुद ही कह रहे हैं कि भारत, मतलब वो इतनी इस कदर तक भारत क्या इस युद्ध में पूरा डूबा हुआ था। मैं इस बात को देखिए नहीं मानता, ये संभव है कि एक बिजनेस किया गया। आप ये आरोप लगा सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिस्टिक बिजनेस किया गया, लेकिन सवाल ये है, बिजनेस तो बिजनेस होता है ना। बिजनेस यदि आप आपदा में अवसर, भाई अगर मुकेश अंबानी के परिवार ने ये किया, उनके बिजनेस समूह ने किया, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा, गुड लक टू हिम। उन्होंने उस अवसर का उन्होंने सदुपयोग किया, उनकी बैलेंस शीट बेहतर हो गई और हरी हो गई, इतना ही हुआ। इलेजिटिमेसी नहीं है इसमें। अब ये संभव है कि अमेरिका का एक बड़ा एक ऑयल समूह है जो कि चाहता है कि दरअसल अंबानी का समूह उनके साथ बिजनेस करे, इसलिए ये सारी खिचड़ी पकाई जा रही है। इस बात की संभावना से मैं इनकार नहीं करता। बट लास्ट में जो वो कह रहे हैं, जो आखिरी ट्वीट है उसमें, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी हुई है, और वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट फोटो लगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उसमें जो है वो एक बड़ी स्पिरिचुअल अंदाज में बैठे हुए हैं और प्रे कर रहे हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ, इफ इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वांट्स टू बी ट्रीटेड लाइक a strategic partner of the US, it needs to act like one. The road to peace in Ukraine runs through New Delhi. मतलब what is the strategic partner? अगर आपको बनना है तो आपको मेरी शर्तों पे काम करना पड़ेगा। बस सीधा मतलब ये है कि दाएं बाएं बात मत करो। अगर भारत के साथ, भारत को अगर अमेरिका के साथ रिश्ते रखने हैं तो फिर हमारी शर्तों पे ही रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट ही मींस। जी जी बिल्कुल। देखिए, दरअसल क्या हुआ ना हमारे देश में आशुतोष, और आप तो खुद इसके, आप तो मतलब मुझसे बहुत आगे हैं इस क्षेत्र में, सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर क्या हुआ है हमारे देश में। देखिए, मुझको लगता है कि अब जब मैं सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई डिप्लोमैट से मैं जब बात करता हूँ, कुछ राजनयिकों से, तो मुझको लगता है वो बेचारे भी इसका शिकार हो। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप पे जिस प्रकार के फॉरवर्ड चलते हैं कि भारत अमेरिका को लाल आके दिखा देगा, कल तक हम चीन को लाल आके दिखा रहे थे, अभी हम अमेरिका को लाल आके दिखाने लगे हैं, हम पूरी दुनिया में सबको लाल आके देखा। समस्या ये है कि हमारी राजनीति व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के बेसिस पे चलने लगी है। डिप्लोमेसी भी बड़े पैमाने पे इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे, मीम्स पे, कौन किसकी कितनी बड़ी छाती है, इस हिसाब से। अभी आप देखें कि विवेक काटजू साहब, जो कि बड़े जाने माने एक राजनीतिक रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। निरुपमा मैंने लगातार ये बात बोली जा रही है, निरुपमा राव जी जो पूर्व राजनीतिक इंडियन एम्बेसडर यूएस रह चुकी है, कि डिप्लोमेसी का क्या अर्थ होता है। डिप्लोमेसी का अर्थ होता है कि आप